अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिनने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद पीपल्स पार्टी ने पिछले हफ्ते आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का दावा किया था, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब एकदम आगे बढ़कर आज़ाद उम्मीदवारों के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ही अपनी तरफ फाइल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटर्स को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि वो अपने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर वोट ज़ाया ना करें, बल्कि शेर के मुकाबले में तीर को वोट दें ताकि पीपल्स पार्टी उन्हें नवाज शरीफ और नून लीग के इंतकामी सियासत से बचा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी अब जलसे जुलूसों में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कम और नवाज शरीफ का नाम लेकर पूरी नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटर्स को मुखातिब करके कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत बनी तो वो अपने मुखालफिन से ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और अहम बात यह है कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी भी सिर्फ नून लीग पर पीपल्स पार्टी डाल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस कॉल पर 8 फरवरी को पीटीआई के वोटर्स अपनी चॉइस बदलेंगे या नहीं, ये 8 फरवरी को पता लगेगा। मगर बानी पीटीआई समेत पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने बिलावल की इस कॉल को मुस्तरद करके पीटीआई वोटर्स को बहकावे में ना आने की हिदायत की है। कल अडियाला जेल में कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत बिलावल की मदद नहीं करेगी। हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों दें, ये सब एक है। पीडीएम ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, मगर पीटीआई क़यादत की इस दो टोक मौक़िफ़ के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने आज NA 194 से बिलावल भुट्टो के हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है और कहा है कि वो शेर का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अंदाजा होना शुरू हो गया है कि सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाकर ही शेर को रोका जा सकता है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई वोटर्स से यही अपील करते आए हैं। पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं, अब जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है। किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। हमारे बेचारे जो पीटीआई का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। अगर आप मुझे अपना वजीर आजम मुंतखब करते हो तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज पीटीआई के वोटर्स को नवाज शरीफ के सियासी इंतकाम से खबरदार कर रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि पीडीएम हुकूमत के 16 माह के दौरान पीटीआई के खिलाफ जो इकदाम हुए पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की शरीक रही और पीटीआई के खिलाफ होने वाले हर एक्शन का जवाब भी देती रही। मगर अब बिलावल इन कार्रवाइयों की सारी जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रहे हैं, जबकि ये बिलावल की पीपल्स पार्टी ही थी जिसने तहरीक अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराकर वफाक में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत कायम करने में मरकजी किरदार अदा किया था। उस वक्त बिलावल शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे और कहते थे कि शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है। मगर अब जब इलेक्शन में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने आ गए और बिलावल की नून लीग पर शदीद तनकीद के बाद अब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने भी पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल कारकर्दगी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुराने सियासतदान हैं, जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं। मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है। मैं अपने में कहना चाहता हूं कि सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, जाती जेलें जहां जहां हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें, जहां पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और खवातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है जो वोट की इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पानी की बात वो करते हैं जिनके
अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। 3 बार आपके वजीर आजम बना, वो कहते हैं मुझे 4थी बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इदारा दूंगा। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि पीडीएम की हुकूमत के दौरान ना नून लीग को पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल कारकर्दगी का ख्याल आया, ना पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ का इंतकाम याद आया है, मगर अब दोनों जमातों को ये सब याद आ रहे हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक वजीर आला मुराद अली शाह ने। मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुराद साहब, पिछले हफ्ते तक तो पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हमसे आके मिल जाएंगे और हम हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन अब तो बराह रास्त जो पीटीआई के वर्कर्स और वोटर्स हैं उससे मुखातिब हो रहे हैं। बिलावल साहब उनको माइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए, तीर को वोट दिया जाए। क्या हिकमत अमली है, क्यों पीटीआई का वोटर जो है आपको वोट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में लेने का मुझे, और मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ सेवन शरीफ से, कलंदर की नगरी से, और इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से मेरे ख्याल है 50 मीटर दूर कर्नल शहबाज की मज़ार है। और मैं दुआगो हूँ कि जी मुल्क में खैर व आफियत से इलेक्शंस हो जाएं, और ये भी दुआगो हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो अपने प्रोग्राम के साथ चलें और लोग जिसको चुने इंशाअल्लाह ताला उसी की हुकूमत बने। आपका सवाल, बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, जो उनकी तकारीर में या वो कह रहे हैं, वो बड़ा एक वेल थॉट प्रोसेस है जिसके तहत वो ये कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क को अब इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी 2024 को अगले 5 सालों के लिए एक हुकूमत मुंतखब करनी है। पिछले 15 सालों में पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही, और उसके बड़े सूबे में 2008 से 13 पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट ज़रूर थी। पिछले 10 सालों में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लार्ज पार्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स उनकी हुकूमत रही, और इन दोनों को आजमाया। इनके पास मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उनके हल के लिए कोई सोल्यूशंस नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना पूरा प्रोग्राम पेश किया है, और वो जो वोटर्स को अपील कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप अपना ये वोट ज़ाया कर दें। इस वक्त कॉन्टेस्ट है अगर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। हमने आपको बिलावल साहब के शॉट्स भी सुनवाए कि वो मुतवज्जो कर रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स को और वोटर्स को, माइल कर रहे हैं कि वो उनको वोट दें। आप कह रहे हैं ये वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है। ये कैसे वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है? क्योंकि पीटीआई का जो वोटर है वो तो इमरान खान के नाम पे वोट देता है, बल्कि आप समेत कई लोग ये कह चुके हैं कि पीटीआई में तो एक कल्ट फॉलोइंग है। तो अगर वो कल्ट जितनी हार्ड फॉलोइंग है और वो पीटीआई के किसी और के साथ भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, वो इमरान खान के साथ एसोसिएट करते हैं, तो चंद तकारीर से वो वोटर कैसे माइल हो जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे और अपने कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे? ये कैसे हो जाएगा? देखिए, मेरी बात सुनिए फिलहाल साहब, मैं आई ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन। इस वक्त जैसे मैंने कहा, इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान में, पीटीआई फॉर व्हाटएवर रीजंस, अब मैं उन डिटेल्स में जाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे, लेकिन वो सम रीजन इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सीट्स भी ले सके। इंडिपेंडेंट्स उनके खड़े हुए। हालत ये है, एक तरफ आप कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कल्ट फॉलोइंग है और वोट देंगे सिर्फ इमरान खान के नाम पे, लेकिन अगर आप देखें, इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले आपकी प्रोग्राम शुरू होने से पहले टेलीविजन पे आपकी जियो पे ही न्यूज़ सुन रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, हमारे एक सिंध असेंबली के मेंबर थे जो अब कौमी असेंबली के मेंबर बन रहे, वो खुले आम कुरान शरीफ पे, मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को फॉलो करेंगे। तो कोई ना कोई मसला तो है ना, जिस वजह से वो ये बात कर रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वो शायद नहीं चाहते कि वो अपना वोट जाया करे। तो वो कल्ट फॉलोइंग को भी एड्रेस कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। देखें, आपको क्या ये मुल्क ज्यादा अजीज है या अपनी कल्ट फॉलोइंग ज्यादा अजीज है? तो इट इज वेरी वेल थॉट, और इंशाल्लाह ताला ये कामयाब
होगी। पहले तो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम था, 3 मेजर बड़ी पार्टीज हैं जो कि कहती हैं कि हम वफाकी हुकूमत बना सकते हैं, तो डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए और इस वक्त जैसे कहा जा रहा है कि एक पीटीआई का वोट है, एक एंटी पीटीआई वोट है, और जो एंटी पीटीआई वोट है उसमें पीटीआई के जो दूसरे ग्रुप्स हैं जिसमें परवेज खटक साहब भी हैं, जहांगीर खान तरीन भी है, PMLN भी है और पहले पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन अब आप एक ये रिस्क ले रहे हैं, आप जो है वो ना इमरान खान साहब को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, ना जलसों में उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं जैसे कि नवाज शरीफ के बारे में कर रहे हैं। क्या है कि रिस्की स्ट्रैटेजी है कि एंटी पीटीआई वोट हासिल करने के बजाय अब आप प्रो पीटीआई वोट जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है, आपकी जो एनालिसिस है ना, अभी आप ज्यादा जानते हैं, न्यूज चैनल्स में बैठे, मैं ग्राउंड पे हूँ और मैंने सिंध तो पूरा तकरीबन मैं ट्रैवल कर चुका हूँ पिछले 2 महीने में, और अभी इंशाल्लाह और मैं ज्यादा और जगहों पे भी जाऊंगा। मुझे कोई एंटी पीटीआई और प्रो पीटीआई वोट नहीं मिला है इधर। बाकी सूबों में, पंजाब के अंदर हो सकता है कुछ हो, पंजाब लेकिन उन्हीं को हम एड्रेस कर रहे हैं। सही है, ठीक है, उनको ही हम एड्रेस कर रहे हैं कि देखें, ये इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रो पीटीआई वोट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपना वोट जाया ना करें। आप अगर इस मुल्क में चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ना आए, तो इस वक्त चैलेंज उसको सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। पीटीआई उसको चैलेंज ही कर रही। पीटीआई अपने आप को बचाने के लिए, इमरान खान को बचाने के लिए, इमरान खान की अपनी गलतियां जो उन्होंने बेतहाशा की और वो अब सामने आ रही हैं, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए वो ये सारी कैंपेन चल रही है। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि पाकिस्तान में बेहतर हुकूमत लानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पिछली जब भी आई है वो फेल हुई, उसको हटाना है। वो पीटीआई या इमरान खान की कोशिश सिर्फ ये कि अपने आप बचाए। आप चाहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत ना आए, अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत क्यों ना आए? आपने खुद ने प्रपोज किया कि इमरान खान की हुकूमत गिराते हैं, एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो 16 महीने पीडीएम हुकूमत कायम रही, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी। आप लोग बड़े खुश थे शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने पर, आप बड़े खुश थे कि बिलावल साहब उसी कैबिनेट में वजीर खारजा का पोर्टफोलियो भी ले, तो आप लोग तो लेकर आए थे उनको साथ इस प्रपोजल पे। अब क्या हो गया? अब क्यों आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ हुकूमत नहीं बनाई जा सकती? बहुत अच्छा कि आपने सवाल किया। मैं आई न्यू कि अगला सवाल यही आएगा आपका। और देखिए, उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के साथ कर रही थी, और खास तौर पे आखिरी दिनों में जो इमरान खान ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क की सालमियत, मुल्क की फॉरेन रिलेशन, सब कुछ मैं वो सब तबाह कर दी। बहुत जरूरी था कि उनको हटाया जाए। इनिशिएटिव बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, इनिशिएटिव बिलावल भुट्टो जरदारी का था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से इमरान खान को हटाना है, और उन्होंने उसी सिलसिले में लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च कल्मिनेट हुआ इस्लामाबाद में विद द सबमिशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद ऑब्वियसली 2 ऑप्शंस थे, या तो दोबारा इलेक्शंस हो जाए, एकदम असेंबली डिसॉल्व हो जाए और क्राइसिस शायद और क्रिएट हो जाए, कि इमरान खान अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उन्होंने किया है, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बारे में बातें की, बताया है चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने। या तो हम वो करें, या जो अपोजिशन पार्टीज है उनके इकट्ठा करके हुकूमत बनाए। दूसरा ऑप्शन हमने चूज किया। गलत किया, सही किया? मेरा ख्याल है उस वक्त बिल्कुल सही किया। बड़ी पार्टी PMLN थी, हम उस वक्त, और हम PMLN को चांस देना चाह रहे थे, बल्कि उनका हक बनता था। बड़ी पार्टी वो थी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किया। हम उनके साथ कोलिशन में बैठे इसलिए कि हम उसको कामयाब करना चाहते थे। तनकीद हद से ज्यादा तो नहीं बढ़ गई? क्योंकि ये इसका इम्कान है कि फिर इलेक्शन हो और आप दोनों पार्टीज इत्तेहाद बना के बैठे हो, और फिर जब आपसे सवाल करें तो आप कहेंगे कि देखें इलेक्शन के माहौल में तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, उसको आप यहाँ पे ना गिरे। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुराद साहब, क्योंकि जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था, आखिरी इंटरव्यू आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा था मुझे एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है जिसमें नून लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी। देखिए, अब हम जब इलेक्शन कैंपेन में गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं, मैं 4 सूबों में बिलावल साहब के साथ रहा हूँ। मैं चित्राल तक गया हूँ, उनकी जब वर्कर्स कन्वेंशन थी, क्वेटा में हमारे यौम तासीस था, अभी लाहौर के जलसे में मैं था लाहौर में, और मैं वो देख रहा हूँ। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो लोगों की मैं मुझे डिसलाइक है फॉर PMLN, वो साफ जाहिर हो रही है। इसलिए हमें उसको समझ रहे हैं कि हमें अब इस वक्त हुकूमत में आना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे ये बताइएगा, बिलावल साहब ने पिछले हफ्ते हमारे शो पे कहा कि अब तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि नून लीग के साथ हम हुकूमत बनाएं, लेकिन हमें ये पता है पीपल्स पार्टी में जो बड़े सियासी फैसले हैं उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और वो कह रहे हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग उस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे।
वो मैंने कहा ना कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब डेफिनेटली उनकी जो सियासी सूझबूझ है वो हम सबसे ज्यादा है, और वो कोalitions बनाने और साथ चलने में खुद अपनी जो पार्टी का इंटरेस्ट है वो भी सैक्रिफाइस करते हैं मुल्क के लिए। तो उस सूरत हाल से उन्होंने कहा होगा, लेकिन जब फील्ड में हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि PMLN की डिसलाइक इतनी है लोगों में कि वो चाहते हैं कि कोई ऑल्टरनेट आए, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो ऑल्टरनेट हैं, और इसीलिए बाकी जो हैं लोग अवाम उनको अपील कर रहे हैं कि जी आप अपना वोट जाया ना करें, और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत अगर नहीं देखना चाहते तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। अच्छा, पिछले कुछ अरसे और खासतौर पर 18 महीने में हमने ये नहीं सुना पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब कितनी इंतकामी सियासत करते हैं। आपने अब तो एवन फील्ड के हवाले से भी आप कह रहे हैं कि देखें वो तो उसका कोई उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दिया, बट वही एवन फील्ड अपार्टमेंट है जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी पिछले साल मुलाकातें उनसे करके आए हैं। दूसरी तरफ नून लीग है जो ये बात कर रही है कि 15 साल में पीपल्स पार्टी 15 मंसूबे गिना दे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सिंध में निजी जेलें हैं जहां पे औरतों को कैद करके रखा हुआ है, पहले आप उनको तो छुड़वा दें। क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं, देखिए आपने सवाल किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जाके मिले थे मियां नवाज शरीफ साहब से, तो वो एज ए साइन ऑफ हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, वो उनके कायद थे, और जब वो लंदन गए अगर रहते एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में तो वहीं जाके मिलेंगे, लेकिन उसकी ये तो उससे हकीकत तो नहीं चेंज हो जाएगी ना। तो बिलावल साहब ने मेरे शो में कहा था कि ढीठ बन के वहां पे रहते भी हैं, इसलिए मैं कहा अगर वो रहते हैं तो बिलावल साहब को मुलाकात भी करने जाने पड़ती है। मैं देखें, अगर मैं वो लफ्ज आपने कहे, लेकिन अगर वहां रहते हैं तो वहीं मिलने जाएंगे। मैंने नहीं कहा, बिलावल साहब ने कहा था कि वो ढीठ बन के वहां पे मैं वही कह रहा हूँ कि वो मैं बिलावल साहब ने कहा मैं चले वो ढीठ बन के वहां रह रहे हैं तो बिलावल साहब अगर मिलने जाएंगे तो वही मिलने जाएंगे ना। वो फिर बिलावल साहब ढीठ नहीं हुए, उनकी ईगो थी कि जी उधर ही मिलना है, मैंने वो मिल लिया और हम वो चले गए, और एज ए साइन ऑफ गुडविल और एक गुड जेस्चर था। फिर इसको रिफ्रेश करूं कि सिंध के हवाले से अब जो है तनकीद करी नून लीग, कहते हैं कि वहां पे कोई काम नहीं किया, आपकी स्कूलों में जानवर वहां बंधे हुए हैं, 15 साल में कोई 15 मंसूबे गिनवा दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा निजी जेलें बनाई हुई हैं जहां पे औरतों को आपने कैद करके रखा है, पहले उसको छुड़वा दें, बाद में सियासी इंतकाम ना करने की बात कीजिएगा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी बुरी सूरत हाल थी पीपल्स पार्टी की सिंध में, तो नून लीग ने पूरे सूबे में, ये मुझे बता दें कैंडिडेट कितने खड़े किए हैं। भाई पंजाब को तो छोड़ें, वो तो है, सिंध में अगर हमने इतना ही बुरा परफॉर्म किया है। असल हकीकत ये है कि सिंध में हमारी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है, और हाँ बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। पिछले 5 सालों में डिस्पाइट सफरिंग 2 फ्लड्स 2020 और 2022, डिस्पाइट द कोविड विच वाज लाइक ग्लोबल, लेकिन हमारा सूबा भी उससे डेफिनेटली अफेक्ट हुआ था, उसके बावजूद हमारी डेवलपमेंट के अंदर अगर आप देखें हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूं, जब फ्लड आया था आज से कोई 15 महीने पहले, अक्टूबर का महीना था 2022, अक्टूबर नवंबर, जब पूरा सिंध जो है वो डूबा हुआ था, उस वक्त के वजीर आजम के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप तो ये 2-3 साल इससे निकल नहीं सकेंगे, इतनी बड़ी तबाही है। बाकी तबाही थी। मैंने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, सिंध के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, हम जानते हैं कि कैसे काम करना है, और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि हमारी जो रबी की फसल होगी वीट की, यानी जो हमने नवंबर दिसंबर में सो करनी थी, अगस्त सितंबर में शदीद बरसातें हुई और फ्लड आया, और मैं उनको अक्टूबर और नवंबर में कह रहा हूं कि हमारा रिकॉर्ड वीट की प्रोडक्शन होगी, इसलिए कि हम ये पानी ना सिर्फ निकाल सकेंगे, हम अपने कैनाल्स रिवाइव करेंगे, हम अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरेबल कर देंगे, और हमने वो सब किया, और हमारी रिकॉर्ड गंदम की फसल हुई है। हमने सारे जो रोड्स थे जो तबाह हुए, विद द हेल्प ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और अपने रिसोर्सेज से, वो सारों के लिए फंडिंग अवेलेबल करके दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। हमारे 50% स्कूल तबाह हो गए थे, दे आर ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसके लिए हमने विभाग से भी लड़ झगड़ के फंडिंग ली थी। हमने सिंध के अंदर अस्पतालों की जो आप बात करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। गंबट, पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज गंबट, छोटा सा शहर है, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं एज वी स्पीक। अब तो थोड़े ज्यादा होंगे, मैं 2 या 3 महीने पुरानी आपको डेटा बता रहा हूँ। 800 लिवर ट्रांसप्लांट्स हुए थे, जिनमें से 385 सिंध के लोग थे, 265 पंजाब के लोग थे जो यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट कराने आए थे। तो अगर इतनी बुरी सूरत हाल थी तो आते ना, कंटेस्ट करते। शहबाज शरीफ साहब खुद
नॉमिनेशन फॉर्म भरा के विड्रॉ करके, तो मेरा नहीं ख्याल है ये फिर अब ये आर्गुमेंट तो फिर नूली भी कह सकती है कि अगर आपकी सिंध में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और आप उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, पंजाब में वफाक में आना चाहते हैं, तो आपने 141 सीट्स पे से सिर्फ 111 आपने नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट्स फॉर एमएनए खड़े किए हैं, तो ये आर्गुमेंट दोनों तरफ से आ सकता है और परफॉर्मेंस पे भी बहुत बात हो सकती है ना। जी मुराद साहब, शहजाद 111 में से, सॉरी 141 में से 111, सो ऑलमोस्ट व्हाट 85%, 80%। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे 4 या 5 कैंडिडेट 61 नेशनल असेंबली की सीट्स पे बता दें नून लीग के, तो फिर फर्क पता चल जाएगा। सो यू नो दिस नो कंपैरिजन। जीडीए के साथ उन्होंने वहां पे अलायंस भी किया हुआ है, लेकिन मुराद साहब मुझे जरा इस पे आने दें। मतलब उनको जीडीए के अलायंस की भी जरूरत पड़ रही है इधर, और उनको खुद एमक्यूएम के अलायंस की भी जरूरत पड़ रही है, तो नहीं किया ना काम उन्होंने सिंध में। तो अब ये बातें मेरा ख्याल है इस वक्त, अच्छा इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इस पे वो कहेंगे कि हमें तो इत्तेहाद की जरूरत पड़ रही है, आपको पीटीआई के वोटर की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हमें हाँ, हम किसी जमात से नहीं, हम वोटर्स से कह रहे हैं कि अगर मुल्क का मुस्तकबिल देखना है तो आप पीपल्स पार्टी की तरफ आए। सही, मुझे किसी जमात से इल्हाक नहीं कर रहे। मुराद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, और ये पाकिस्तान की सियासत से यकीनन खत्म होना चाहिए कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पर सियासी कैदियों को सियासी कैदी नहीं बनाने चाहिए। अब पीएम अलायंस में ये कहती है 2013 से 2018 तक आप देखें कि हमने कोई सियासी कैदी नहीं बनाया, ना पीपल्स पार्टी का ना पीटीआई का, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि वो सियासी कैदी बनाएंगे और आइंदा भी ऐसा इंतकाम लेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो ये जो पीटीआई की मुश्किलात हैं इस वक्त वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बिलावल साहब तो कह रहे थे कि हम आ गए तो कोई सियासी इंतकाम नहीं होगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, पॉलिसी चेंज हो जाएगी पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त है रियासत की पीटीआई के हवाले से। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सियासी इंतकाम या सियासी कैदी हमारी उसमें, ये जो पीएमएलएन के लिए बात कर रहे हैं ना, हमारी तो आप सिर्फ इस दौर की बात कर रहे हैं ना, 2013 से 18। पहले आपने याद होगा 97 में जैसे इनकी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन्होंने तोड़ी थी, तो आसिफ जरदारी साहब कंटिन्यूसली जेल में थे और किसी केस में आसिफ जरदारी साहब कन्विक्ट नहीं हुए। यहाँ पे तो वो उनका पास्ट रिकॉर्ड है, जिस वजह से उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, और हम सिर्फ अपने पास्ट रिकॉर्ड को बता रहे हैं कि जी हमारी पास्ट रिकॉर्ड देख लें, हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पीटीआई पर जो मुश्किलात आई है वो तो उसी दौर में आई है जब पीडीएम हुकूमत थी, आप लोग भी थे, आप लोग भी जवाब पेश करते थे कि जो हो रहा है उनके वो अपने करतूतों की वजह से हो रहा है। मैं खत्म कर लूं। अगेन होम मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, ठीक है, हम कोलिशन गवर्नमेंट में जरूर थे, हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस कोलिशन गवर्नमेंट फॉर ऑल द डिसीजंस, पर कुछ ऐसी डिसीजंस होती हैं जो सीनियर पार्टनर है कोलिशन का, ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी फिर हो जाती है। इसी वजह तो हम कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाए। आपने जो दूसरी बात की, मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि कोई भी सियासी इंतकाम या सियासी कैदी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सवाल किया है, 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ वो एक पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट नहीं थी, वो एक क्रिमिनल मूवमेंट थी उस दिन। तो अगर क्राइम कोई करेगा तो उसको जरूर भुगतना पड़ेगा उसके लिए। उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो पॉलिसी तो पीटीआई को किसी किस्म से रिलीफ तो नहीं मिलेगा फिर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको मेरा नहीं ख्याल है रिलीफ मिलना चाहिए। सिंध में तो आपकी हुकूमत थी ना, वहां पे भी जो प्रोमिनेंट नाम मैं ले देता हूं, खाली अली जैदी हो गए, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, उनको जेल में डाला गया, सियासी वफादारियां जब तक उन्होंने बदली नहीं या सियासी जमात छोड़ी नहीं तब तक उनको रिलीफ नहीं मिला, वहां पे भी अरेस्ट हुए बहुत सारे, वहां तो आपकी हुकूमत थी। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि आप जरा चेक कर लें, उस वक्त उनकी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। मैं आपको वैसे बताता हूँ, हमारी जो हुकूमत थी जब पीटीआई सेंटर में थी तब भी एक अरेस्ट हुई थी उस वक्त, और वो हुई थी अरेस्ट इसलिए कि वो एक बाई इलेक्शन था मलीर में, जिसमें उनका एक लीडर वो हथियार लेके और उसने फायरिंग्स की और वो जो है अरेस्ट हुआ, और उसको भी मतलब हालत ये थी कि एक दिन भी वो जेल में रहने के लिए तैयार नहीं था, वो अस्पताल जाना चाह रहा था और हमें बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शदीद प्रेशर था। तो वो एक के अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं थी। मुराद साहब, 61 टोटल नशिस्तें हैं सिंध में कौमी असेंबली की, क्या लगता है आपको पीपल्स पार्टी इनमें से कितनी सीट्स जीतने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ।
सिंध के अंदर जैसे आपने कहा 61 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 61 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, 22 कराची में है और 22 माइनस कर लें बाकी बची 39। इन 39 में से एक या ज्यादा से ज्यादा दो जिन पे हमारा मुकाबला है, बाकी 37 तो क्लियरली हम जीत रहे हैं। और मैंने कहा वो जो एक या दो है उन पे भी हमारी अच्छी पोजीशन है। कराची के अंदर हमारी 5 नशिस्तें थी 2018 में, और हमने हमारी जो सबसे मेरा ख्याल है हमें बहुत बड़ा शौक भी मिला था और उस पर हमने काफ़ी कुछ जो है सीखा भी, लियारी भी हम हार गए थे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम अगेन इफ वी डोंट डू वेरी वेल तो हम 8 नशिस्तें जीतेंगे, और अगर हमने अच्छा किया तो हम 12 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हमारी अपनी कराची की जो तंजीम है, कराची के प्रेसिडेंट सईद गनी, उनकी 13 से 15 का एस्टिमेट है कराची की 22 सीटों में से, लेकिन मैं आपसे कहूँगा 8 to 12 जो है हम आसानी से जीतेंगे। और अगर हमने कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं की, इलेक्शन के दिन पे हम लोगों को बाहर निकाल सके, मोटिवेट कर सके, तो इंशाल्लाह हम 12 नशिस्तें कम से कम जीत जाएंगे। So, इसका मतलब तकरीबन 61 में तो 37 48 सीट्स, 48 सीट्स बिटवीन 45 एंड 60। अगर आप मुझे ऑब्वियसली एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन 45-50 के दरमियान हम सीट्स इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको बता रहा हूँ रूरल सिंध में लिटरली मुकाबले ही नहीं है। हम जहाँ जाते हैं, और मैंने तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया था पूरा सिंध घुमा हूँ, मुझे, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम कोई कंप्लेसेंट हो गए। या इस वक्त भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, इसलिए कि हमें तो ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है लोगों से मिलने का, उनकी तकालीफ सुनने का। हमने जो गलतियां की वो हमें बताते हैं और हम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इससे ज्यादा एक जो चेक हमारे पास जो इस मर्तबा भी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार आप ही होंगे? ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करती है। मैं इंशाल्लाह ताला मैं अपने हल्के के अवाम पे पूरा भरोसा है, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से मैं इलेक्शन जीतूंगा। उसके बाद जो भी फैसला करना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने करना है। मैं कभी ना पहले कैंडिडेट था, ना मैं अभी आपको कैंडिडेट के तरीके से जाहिर करता हूँ। मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऑपोजिशन में भी काम किया है, एज ए प्रोविंशियल मिनिस्टर भी काम किया है, और 2016 से मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी पूरी जो भी कैपेबिलिटीज है उनको सामने लाकर और पार्टी के खिदमत कर सकूं और इस सिंध के लोगों की आवाम की खिदमत कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुराद अली शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी से मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ का आज अहम फैसला सामने आया है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त पर ICJ ने अपने अबूरी फैसले में इसराइल की जानिब से केस ना सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। मगर मायूसकुन बात यह है कि इसराइल की गजा में बिला तफरीक बमबारी और मासूम शहरियों को कत्ल करने का एतराफ़ करने के बावजूद आलमी अदालत ने इसराइल को जारियत से रोकने या फौरी जंग बंदी करने का हुक्म जारी नहीं किया है, जिसकी आलमी मुबस्सरीन मुतादिद मुल्कों और इदारों की जानिब से उम्मीद की जा रही थी। ICJ के अबूरी फैसले के इसराइल ने बड़े पैमाने पर गजा में कार्रवाइयाँ की हैं। हमलों में बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है। फैसले में कहा गया है कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी अदालत इंसाफ को नस्लकुशी कन्वेंशन के तहत ये केस सुनने का इख्तियार है। अदालत इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का केस खारिज नहीं करेगी। फैसले में इसराइल को नस्लकुशी के इक़दामात से इज्तनाब करने का हुक्म देते हुए नस्लकुशी पर उभारने वाली मुहिम को रोकने और इंसाइटमेंट पर सजाएं देने की भी हिदायत की गई है। आलमी अदालत इंसाफ में केस का फैसला सुनाने के दौरान 17 रुकनी पैनल में से 16 जजेस मौजूद थे, जिनमें से 15 जजों ने इस फैसले की तायीद की। अहम बात यह है कि ICJ अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी अदालत है, जिसका फैसला फरीकैन पर बाइंडिंग है और इस फैसले के खिलाफ किसी भी फरीक को अपील का हक नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इस फैसले पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार रखती है। अहम बात यह है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल 26,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के गजा से फ़लस्तीनियों के मुकम्मल सफाई के अज़ाइम वाज़े हो रहे हैं। जिसके बाद रवां माह के आगाज़ में
जनूबी अफ्रीका ने गजा में नस्लकुशी रुकवाने के लिए आईसीजे से रुजू किया था, जिसकी पाकिस्तान, ब्राजील, मलेशिया, तुर्की, उर्दन, आयरलैंड और बेल्जियम समेत दीगर ममालिक ने हिमायत की थी। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का केस पेश करते हुए फौरी नस्लकुशी रुकवाने की अपील की थी और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि इसराइल 1948 से फलस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल ने आईसीजे से ये केस ना सुनने की दरख्वास्त करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनूबी अफ्रीका के हमास के साथ राब्ते हैं। इसराइल समेत दीगर ममालिक हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, जिसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमला किया था। इसराइल और जनूबी अफ्रीका के दलाइल सुनने के बाद आज आलमी अदालत इंसाफ ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले की क्या अहमियत है, इन मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सफीर मलिहा लोधी ने। डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा, आईसीजे का जो फैसला आया है उसमें जो इसराइल की दरख्वास्त थी कि इस केस को ना सुना जाए, उसको तो मुस्तरद किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसराइल फौरी तौर पे नस्लकुशी रोकने के इकदाम करे और जो नस्लकुशी उभारने वाली मुहिम है उसको भी रोके और जो इंसाइटमेंट करे उनको सजाएं भी दें। आप क्या समझती हैं, इस फैसले की क्या अहमियत है और क्या ये एक्सपेक्ट करना दुरुस्त था कि आईसीजे की तरफ से कोई ऐसा फैसला भी आ सकता है जिसमें जंगबंदी की बात की जाए? शहजाद, पहले तो मेरा ख्याल है हमें साउथ अफ्रीका को एक खैराज तहसीन पेश करनी चाहिए। उन्होंने इतनी दिलेरी और कमिटमेंट से ये केस लड़ा और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लेके गए और वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के सामने आए। ये रूलिंग इजराइल की शिकस्त है। ये एक अहम कदम है फ़लस्तीनियों को इंसाफ देने के लिए। जो मायूस कुन बात है जिसका आपने तज़किरा किया वो ये है कि उम्मीद ये थी और एक्सपेक्टेशन थी और साउथ अफ्रीका की भी यही रिक्वेस्ट थी कि कोर्ट जो है वो जंगबंदी का ऑर्डर देगा, सीज फायर का ऑर्डर देगा, जो कि उसने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद, जैसे आपने कहा, आपने जैसे कहा, इनकी जो रूलिंग है वो साउथ अफ्रीका के फेवर में है। कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की, ये माना कि साउथ अफ्रीका का जो केस है वो कानूनी तौर पे मजबूत है, केस में वजन है, केस को एक्सेप्ट किया। जो आपको याद होगा, इजराइल ने तो कहा था कोर्ट को कि आप इस केस को बाहर फेंक दें, इसको सुने ही ना, तो वो तो उन्होंने इनकार किया, रिजेक्ट किया। और ये भी फिर अहम है कि जो इमरजेंसी इकदाम जो उन्होंने कहा है उसकी ज़रूरत है, और फिर ऑर्डर किया इजराइल को कि वो नस्ल कुशी करने से गुरेज करें और जो फ़लस्तीनियों को प्रोटेक्ट करें, उनकी हिफाजत करें और रोकने के लिए, नस्ल कुशी को रोकने के लिए वो कॉन्क्रीट स्टेप्स लें और फिर 1 महीने के बाद वो रिपोर्ट करें कोर्ट को कि उन्होंने कौन से स्टेप्स लिए। सही। और ये जो फैसला है आईसीजे का, ये तमाम फरीकैन पे बाइंडिंग होता है और यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि ये सबसे बड़ी अदालत है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन फैसलों पर अमल दरामद करवाए। अब पहले तो हम देख चुके हैं कि जितनी भी आवाज़ उठी है मुख्तलिफ ममालिक से या यूनाइटेड नेशन से, उसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया है इसराइल ने। तो इस फैसले की इस हवाले से क्या अहमियत होगी? अगर ये बाइंडिंग है तो कैसे इस पर अमल दरामद हो सकेगा? देखिए शहजाद, यही सारा मसला है और ये चैलेंज है, इसलिए कि इनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी नहीं होती कोर्ट के पास। तो वैसे तो ये कानूनी तौर पे बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, लेकिन पहले भी इजराइल इसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है, रूस इसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है, जो मुख्तलिफ रूलिंग्स माजी में आए हैं। और वैसे भी जहाँ सिक्योरिटी काउंसिल का तल्लुक है उसके तो बेतहाशा करारदादें हैं जिसको इजराइल ने डिफाई किया है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को प्रोटेक्ट किया। डॉक्टर साहब, ये एक इंटरिम ऑर्डर था आईसीजे का, अब इस केस को आप आगे कैसे बढ़ता हुआ देखती है? क्योंकि जैसे आपने कहा ये बात मायूस कुन थी कि सीज फायर के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं आए, तो क्या आगे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और अगर ये साबित होता है, अभी तो बाजू नजर में कहा कि जेनोसाइड था, अगर ये साबित होता है जेनोसाइड था, तो क्या इस पर भी कोई सख्त वर्डिक्ट आ सकता है? देखिए शहजाद, सब कुछ डिपेंड करेगा कि 1 महीने बाद, जैसे कि कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर किया है कि इजराइल को रिपोर्ट करना है कोर्ट को कि उन्होंने कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन से इकदाम लिए हैं, जिससे कि ये जाहिर हो कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल हुआ है, यानी कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत कैसे हुई है और खून खराबा, कत्ल जो हो रहे हैं वो रोके हैं या नहीं रुके हैं। तो उस पर फिर डिपेंड करेगा कि कोर्ट आगे इसको कैसे लेके जाएगी इस केस को। द केस इज़ नॉट ओवर बाय एनी मीन्स, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक जेनोसाइड यानी कि नस्ल कुशी का जहाँ तक ताल्लुक है,
उस पे अंग्रेजी में जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत अहम है। मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा आपको पढ़ दूं जी। इन द कोर्ट्स व्यू, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel and Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention, unquote. ये बहुत अहम पहलू है, इसलिए कि इसमें वो कह रहे हैं कि जी लग ये रहा है कि नस्लकुशी हुई है, लेकिन अभी उसको प्रूव करना बाकी है। तो अब ये डिपेंड करेगा 1 महीने बाद ये केस कैसे आगे प्रोसीड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिया लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, बात करेंगे इसके। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस से अहम रिलीफ मिला है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही समेत ताहिर सादिक, शौकत बसरा, सनम जावेद और उमर असलम को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है और इन केसेस की समाअत के दौरान इलेक्शन लड़ने की बुनियादी हकूक से मुतालिक जजेस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देते हुए PP 32 गुजरात से इंतखाबात की इजाजत दी है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो अवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। अदालत ने कहा कि वोटर्स को उनके हक के रायदही से महरूम नहीं रखना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर का काम सहूलत पैदा करना है, ना कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डिफ्रेंचाइज नहीं, इनफ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके हैं, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मालूम होना चाहिए था कि अदालतों में केसेस आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को आज सुप्रीम कोर्ट से अहम रिलीफ मिला है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को दुरुस्त करार देने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने और पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने की तफसीली वजूहात दर्ज की गई हैं। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस ने वो नुकात भी उठाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में नहीं उठाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया है जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने 22 दिसंबर 2023 के फैसले में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर एतराज उठाते हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देने का फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर ही एतराज नहीं उठाया गया बल्कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को ही गलत करार दिया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद साबित करने में ही नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मकाम इसकी इतला का नोटिस ना देने, मकाम की तब्दीली करने और उसका नोटिस ना जारी करने को अपने फैसले की बुनियाद बनाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड और 50,000 फीस की रसीदें ना होने को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने का सबूत करार दिया है। मगर अहम बात यह है कि इन तमाम बातों का इलेक्शन कमीशन के फैसले में जिक्र नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के आला ओहदों पर तैनाती और इनके बिला मुकाबला मुंतखब होने को भी इलेक्शन कलअदम करार देने की वजह बताया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तफसीली फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 1988 के बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया था, मगर इस केस का उस केस से मवाजना नहीं किया जा सकता। ये वो तमाम नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट ना करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में ना ही इन नुकात का जिक्र है और ना ही इनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सिर्फ एक नुक्ते पर एतराज़ किया था और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती था।
इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के तकर्रुर का इख्तियार पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को हासिल ही नहीं था, क्योंकि उमर अयूब कानूनी तौर पर जनरल सेक्रेटरी नहीं बने, इसलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के मिजाज नहीं थे। और रिकॉर्ड के मुताबिक असद उमर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने की जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो पार्टी के मामला चला रहे हैं और पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। उन लोगों ने यकतरफा तौर पर जमात अपने कब्जे में ले ली है और 8.5 लाख अरकान को बुनियादी हक राय दही से महरूम किया है। अब अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा हो चुका है, लेकिन आज भी टिकट की तकसीम, इलेक्शन मुहिम की हिकमत अमली और पार्टी पॉलिसी समेत अहम फैसले वही लोग कर रहे हैं और उनके फैसले तस्लीम भी किए जा रहे हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मुंतखब हुए थे, जिनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला आया था तो माहिर कानून का ये कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट के तहत वो पावर्स नहीं है जिसके जरिए वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे के सिंबल ना दे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको भी माहिर कानून गलत करार दे चुके हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी पोल्स की बुनियाद पे अगर वो नहीं होते तो इलेक्शन सिंबल आपसे ले ले। ये इलेक्शन एक्ट में एक प्रोविजन है जिसमें भी साफ तौर वाज़े तौर पे नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ये कर सकती है। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया, जबकि कानून में एम्बिग्विटी थी, उसको इस तरह पढ़ना चाहिए था जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो, जो हमारी माजी की जूरिस्प्रूडेंस से कंसिस्टेंट हो। वाज़े तौर पे तो कम से कम इलेक्शन एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ईसीपी जो है वो तमाम पार्टियों की जो इलेक्शंस हैं उनकी स्क्रूटनी करेगी, और अगर वो स्क्रूटनी उसके मयार पे उतरती हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि उनसे सिंबल छीना जाए। तो वाज़े तौर पे तो कहीं इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा, और सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया वो भी गलत अपॉइंट हुए थे और इलेक्शन कमीशन भी गलत अपॉइंट हुआ था पीटीआई का, इसलिए वो इलेक्शन गलत था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको जो शॉक लगता है ऑर्डर पढ़ के वो ये लगता है कि पहली जो रीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट पैरा 6 ऑफ द ऑर्डर में, वो ये देता है कि भाई ये पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। मतलब एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिससे जमहूरियत की बुनियादें या तो स्ट्रेंथन होती या हिल के रह जाती, और सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज में पड़ गई। ये माहिर कानून की राय थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।